डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय वर्ष बीए पेपर 6 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय 2 के खंड 7 आधुनिक हिंदी काव्य की इकाई 26 समकालीन हिंदी कविता के अंतर्गत समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं और समकालीन कविता के प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे। मित्रों, इसके पहले के लेक्चर में हमने समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जाना था। समकालीन हिंदी कविता के शिल्प पक्ष पर विचार करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि कथ्य की तरह इसका शिल्प भी अलग अलग प्रवृत्तियों में भिन्न भिन्न रूप में अभिव्यक्त हुआ है। साठोत्तरी कविता की भाषा और रूप वह नहीं है जो बाद की प्रगतिशील जनवादी कविता का है। यही बात नवगीत परंपरा पर लागू होती है। वह एक और अपनी समकालीन कविता से तो भिन्न है ही, स्वयं नवगीत की भाषा में 7वें और 8वें दशक में अंतर नजर आता है। समकालीन कविता की पहली विशेषता है काव्य भाषा। मित्रों, नई कविता के प्रमुख कवि डॉक्टर केदारनाथ सिंह ने कविता में बिंब विधान पर बल दिया, परंतु साठोत्तरी कविता में वक्तव्यों पर अधिक बल दिया जाने लगा। कवि अपने आसपास के यथार्थ से उपजने वाली अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को ही कविता में वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत करने लगा। इस वक्तव्य प्रधानता का नतीजा यह हुआ कि कविता में बात कहने के ढंग पर अधिक बल दिया जाने लगा। लीलाधर जगोड़ी कहते हैं कि पेट और प्रजातंत्र के बीच आदमी दरार की तरह खड़ा है और बवंडर हर दरवाजे पर पर्दे की तरह पड़ा है। उसी तरह जगदीश चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मुझे तानाशाही से लगाव है, जनतंत्र के रिरियाते गीदड़ से नहीं। इस पंक्तियों में कवि का बल ऐसे चमत्कारिक वक्तव्यों पर है जो शब्दों के जोर पर पाठक को प्रभावित करता है। इस चमत्कारिता के लिए कवियों ने कई बार स्त्री देह और स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों का भी इस्तेमाल किया है। इस तरह का प्रयोग प्राय जुगुप्सा यानी कि जिज्ञासा पैदा करने वाला है। राजकमल चौधरी, धूमिल, लीलाधर झगोड़ी जैसे कवि भी इस नकारात्मक असर से नहीं बच सके हैं। वक्तव्य प्रधान इस भाषा को सपाट बयानी का नाम दिया गया है। इस सपाट बयानी का ने सृजनात्मक प्रयोग भी किया है। ऐसा प्रयोग हम रघुवीर सहाय, धूमिल, राजकमल चौधरी, सौमित्र मोहन आदि कवियों में देख सकते हैं। सपाट बयानी का अर्थ है बात को इतनी सीधे और सहज रूप में कहा जाए कि वह सपाटता में ही असरदार बने। रघुवीर सहाय कहते हैं कि एक मेरी मुश्किल है जनता,
जिससे मुझे नफरत है सच्ची और निस्संग, जिस पर कि मेरा क्रोध बार बार न्यौछावर होता है। उसी तरह धूमिल ने भी कहा है, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। लेकिन समकालीन कविता में सपाट बयानी का ही उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि भाषा का सृजनात्मक इस्तेमाल करने के लिए उसके अन्य औजारों का भी उपयोग किया गया है। 7वें दशक में भाषा में चमत्कार प्रधान वक्तव्य की जो प्रवृत्ति थी, वह 8वें दशक के उत्तरार्ध की कविता में काफ़ी कम हो गई। कथ्य की तरह ही भाषा भी जीवन के अधिक नज़दीक आई और बिना बड़बोलपन के वह सहज ढंग से अपनी बात कहने में अधिक समर्थ बनी। मंगलेश डबलार की कविता एक स्त्री में स्त्री के जीवन के यथार्थ की जो सहज तस्वीर पेश की गई है, वह तस्वीर ही स्त्री की दशा पर इतना कुछ कह जाती है कि कवि को अलग से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। सारा दिन काम करने के बाद एक स्त्री याद करती है अगले दिन के काम। एक आदमी के पीछे चुपचाप एक स्त्री चलती है, उसके पैरों के निशान पर अपने पैर रखती हुई रास्ते भर नहीं उठाती निगाह। रात को आंखें बंद किए हुए एक स्त्री सोचती है समय बीत रहा है, समय बीत जाएगा आंखें बंद किए हुए। 7वीं दशक का कवि भाषा से गोली का काम लेना चाहता था, परंतु 8वें दशक के उत्तरार्ध तक आते आते कवि को यह एहसास हो गया कि भाषा से गोली का काम लेना ज्यादती है, परंतु अगर भाषा का सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए तो बिना चमत्कार और आडंबर के भी वह अपने मकसद को पूरा करने में समर्थ हो सकते हैं। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है शिल्प पक्ष। मित्रों, शाठोत्तरी कविता में सपाट बयानी के असर का परिणाम यह हुआ कि उसमें गद्यात्मकता का अत्यधिक समावेश हुआ। कहीं कहीं तो यह पहचानना मुश्किल हो गया कि यह गद्य है या पद्य। कविता में लय और संगीतात्मकता बिल्कुल लुप्त हो गई। भाव और विचार में भी नवीनता न होने के कारण काव्य पंक्तियां अर्थहीन वक्तव्य मात्र रह गई। जैसे मैंने दोस्तों के लिए समय बहुत बर्बाद किया, पर दोस्त न मिले, जो मिले वह घटिया थे, साथ छोड़ गए या मैं खुद हो गया अन्य मनस्क। परिवार और परिजन हमेशा सिखाते रहे ढोंग और बढ़ती रही खींच, और रह गया अकेला और निरुपाय, स्वयं के बाल नोचता हुआ। मित्रों, कविता में ऐसे कथन जो मात्र सामान्य कथन हो और उनकी प्रस्तुति में भी कोई नवीनता न हो, तो उन्हें कविता मानना कठिन होगा। सरलता का अर्थ साधारणतया नहीं है। सामान्य कथन को भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जैसे यह जमीन हर साल और कठोर होती जाती है, पेड़ हर साल तक कुछ कम फल देते हैं, बच्चे दिखते हैं और भी दुबले, उनके माँ बाप कुछ और कातर, मौसम बदल रहा है। तो मित्रों, शाठोत्तरी कविता में आरंभ में वक्तव्य प्रधानता और गद्यात्मकता का जोर रहा, परंतु
धीरे धीरे समकालीन कविता ने अपना मुहावरा ढूंढने की कोशिश की और कविता की भाषा को कविता के अनुकूल बनाया। इस दौर की कविता में निहित संवेदना, तनाव और संघर्ष की स्थितियों ही उसमें एक खास तरह की लय पैदा करती है। 8वें दशक के बाद की कविता में व्यंग, करुणा, संघर्ष और तनाव तो है, परंतु हताशा, टूटन और कुंठा नहीं है। न कवि का आत्मदया उत्पन्न करने की कोशिश करता है। कविता में अब भी मैं मौजूद है, परंतु वह कहीं अधिक सहज है और कवि अपने इस मैं से बाहर जाकर भी यथार्थ को देखने और व्यक्त करने की कोशिश करता है। कवि का बल यथार्थ में निहित उस सच्चाई और संवेदना पर होता है जिसे वह कविता द्वारा व्यक्त करना चाहता है। वह अगर एक शब्द से भी संभव है तो कवि उस एक शब्द से ही संपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए इब्बार रब्बी की कविता कंडक्टर को देख सकते हैं हम। यहाँ सुनसान शब्द से ही खास तरह की लय कविता में उत्पन्न हो गई है जो पाठक को उस संवेदना बिंदु पर ले जाता है जहाँ तक कवि पाठक को ले जाना चाहता है। हम देखते हैं, सुनसान घर कंडक्टर का गंदी बस्ती में, सुनसान है उसका प्रेम, सुनसान उसकी रोटी, सुनसान उसकी पत्नी, सुनसान उसका बच्चा, सुनसान है उसका अतीत। मित्रों, कविता के इस अंश को पढ़ने से आप महसूस करेंगे कि सुनसान शब्द की बार बार आवृत्ति कविता में एक खास असर पैदा करती है और पाठक कंडक्टर के उस मनोदशा से तादात्म्य कर लेता है जो इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। समकालीन कविता की एक प्रमुख विशेषता है लंबी कविताओं का लेखन। वैसे तो आधुनिक हिंदी कविता में लंबी कविता की रचना का आरंभ छायावाद से होता है, परंतु 7वें 8वें दशक में कई महत्वपूर्ण लंबी कविताएं लिखी गई जिनमें कथा तत्व की प्रधानता रही है। इन कविताओं में नाटकीय स्थितियों के द्वारा तत्कालीन सामाजिक यथार्थ को उजागर किया गया है। इन लंबी कविताओं में नागार्जुन की हरिजन गाथा, त्रिलोचन की नगई महरा, धूमिल की पटकथा, सौमित्र मोहन की लुकमान अली, लीलाधर जगुड़ी की बलदेव खदिक और रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध प्रमुख है। समकालीन कविता में संवेदना का यही तत्व उसे कविता बनाता है। भले ही राग, छंद और संगीत का तत्व उसमें न्यूनतम हो, परंतु इसी दौर में नवगीत परंपरा ने छंद, राग और संगीत के तत्व की कविता में न केवल रक्षा की, बल्कि गीत परंपरा में नए प्रयोग कर उसका विकास भी किया। गीत का सौंदर्य उसके पढ़ने में नहीं सुनने में है। इसलिए यह आवश्यक है कि गीतों में अनुभव की जटिलता की तरह शिल्प की जटिलता भी नहीं होनी चाहिए। वही गीत सफल हो सकता है जिसमें शब्द, राग, लय और स्वर का सफल संयोजन हो। नवगीत में प्रेम, श्रृंगार,
आदि रोमानी भावबोध के भी गीत मिलते हैं। परंतु इस दौर के गीतों की पहचान उनके यथार्थ की अभिव्यक्ति में है। इसलिए गीतों की भाषा, छंद और रूप में भी परिवर्तन आया है। परंतु आरंभिक नवगीतकारों में वही जीवन दृष्टि मिलती है जो नई कविता और अकविता के कवियों में थी। इनके गीतों में भी आत्मनिर्वासन, ऊब, उदासी, अकेलापन, टूटन और बिखराव की अभिव्यक्ति हुई है। वीरेंद्र मिश्र कहते हैं, खंडकाव्य जैसा जीवन भोगा, एक शब्द एक गीत क्या होगा, भूखी आकांक्षा को तुम केवल चाशनी न दो। या बाल स्वरूप राही के गीत अंश में लगभग उसी शब्दावली में राजनीति की भर्त्सना की गई है, जिनमें अकविता का कवि करता था। बाल स्वरूप राही कहते हैं कि हर जुलूस कुछ नारों का अनुगामी है, भीड़ों का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, सबसे अधिक सुनी जाती है अफवाहें, बहुमत में सच का अस्तित्व नहीं होता। मित्रों, लेकिन गीतों में वैसी ही पराजय भावना हम वीरेंद्र मिश्र की कविता में देख सकते हैं। जलती न कोई आग है, छिड़ता न कोई राग है, केवल सुलगती है चिता इस गीत के आकाश में। लेकिन गीतों में व्यक्त इस पराजय भावना, टूटन, निराशा का एक सामाजिक पक्ष भी है। इसलिए 8वें दशक में बदली परिस्थितियों का असर गीतों पर भी पड़ा और उन्होंने अपने गीतों को गरीब और मेहनतकश जनता के दुख दर्द से जोड़ा। ऐसा करते हुए उनकी कविता की भाषा और तेवर में भी परिवर्तन आया। आरंभ में अति उग्रता का स्वर भी कविता की तरह गीतों में भी व्यक्त हुआ। नचिकेता के गीत के अंश को देखते हैं हम। कुचली आंखों में अब भी है लाल लपट मौजूद, संसद से सड़क तक चलो बिछा दे अब बारूद, बहुत दिनों तक खेली है सत्ता ने छुई मुई। इस दशक के गीतों की प्रमुख विशेषता है उनका लोक तत्व। इन गीतों में कथ्य, रूप और राग सभी लोकगीतों से प्रेरित है, परंतु दृष्टि और संवेदना इस युग के अनुकूल है। रमेश रंजक ने इस दृष्टि से अत्यंत सुंदर प्रयोग किए हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन से संबंधित विभिन्न प्रसंगों को आधार बनाकर उसी राग और भाषा में गीत लिखे हैं, परंतु संवेदना और दृष्टि के कारण उसका अर्थ अधिक विस्तृत और गहन हो गया है। रमेश रंजक के गीत अंश में राज मजूरिन का चित्र है। घारे के पाय, पसीने को अचरासीस में धुल के बाल, सजनवा हमको नचावे गुलाब। समकालीन कविता के शिल्प पक्ष की चर्चा करते हुए हिंदी गज़लों की चर्चा भी आवश्यक है। उर्दू की इस महत्वपूर्ण विधा में हिंदी में भारतेंदु के समय से ही प्रयोग होते रहे हैं, परंतु इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हम दुष्यंत कुमार का है, जिन्होंने 8वें दशक में कई गज़लें लिखी। उनकी गज़लों का कथ्य रुमानी नहीं यथार्थवादी है और उस समय के हालात का सच्चा आईना है। खास बात यह है कि उसकी भाषा में बोलचाल की हिंदी की मिठास है और गज़ल के शिल्प पर उनका ज़बरदस्त अधिकार है।
कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्कर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। इस पंक्तियों में दुष्यंत कुमार के बाद भी हिंदी में गज़लें लिखी जाती रही। इनमें राम कुमार कृषक, कांति मोहन, ब्रजमोहन, नईम आदि कई नाम लिए जा सकते हैं, परंतु फिर किसी को वैसी लोकप्रियता नहीं मिली। तीसरी प्रवृत्ति है प्रतीक और बिंब। शाठोत्तरी कविता वक्तव्य प्रधान थी, परंतु कवियों ने बिंबों और प्रतीकों का यथा अवसर प्रयोग किया है। 7वें दशक के कवियों पर तो सपाट बयानी ही हावी रही, परंतु बाद के कवि अवश्य बिंब विधान की ओर उन्मुक्त हुए। जहाँ तक प्रतीकों का सवाल है, इस दौर की अलग अलग प्रवृत्तियों के प्रतीक भी अलग अलग थे। अकविता के कवियों के प्रतीक उनकी मनोवृत्ति को व्यक्त करने वाले थे। पराजय भावना, आत्मनिर्वासन, कुंठा, टूटन, आत्मदया, हताशा आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले ही प्रतीक उन्हें अधिक प्रिय थे। जगदीश चतुर्वेदी अपनी कविता में कहते हैं कि रात का उड़ता हुआ निश्वास सो गया है मैथुनों में रत, भग्न आँखों में उल्कों को। इन पंक्तियों में रात, मैथुन, भग्न आँख, उल्क ये सभी उसी मनोभाव के प्रतीक हैं जो साठोत्तरी कविता की विशेषता रहा है। पटकटा पक्षी कूढ़ की तरह छाई हुई चापलूसी, देश एक लंगड़ाता वृद्ध मरीज, अंधेरी गुफाओं में भटकता रहा, हम सब नपुंसक है इन कीड़ों से मानव पिंडों के लिए। जनतंत्र के रिरिया ते गीदड़ से नहीं, ऐसी अनगिन पद्यांश है और उनमें प्रयुक्त प्रतीकों से अनुमान लगाया जा सकता है कि साठोत्तरी कविता में किस तरह के प्रतीक प्रयुक्त होते थे। परकटा पक्षी, कीड़े, नपुंसक, गीदड़, अंधेरी गुफा, कोढ़ आदि उस दौर की मध्यवर्ग की मनोदशा को व्यक्त करते थे जो बाह्य यथार्थ की प्रतिक्रिया से उपजी थी। उन्हें हर तरह जुगुप्सा और घृणा का ही माहौल नजर आता था। प्यार, विश्वास, आशा, गतिशीलता आदि शब्द उन्हें अर्थहीन लगते थे। लेकिन 8वें दशक के कविता में प्रतीकों में परिवर्तन आया। परिवर्तन आशा और आश्वस्ति की भावना ने उनकी भाषा पर भी असर डाला। इसे हम रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, ध्रुमिल आदि की तत्कालीन कविता में देख सकते हैं और उन नए कवियों में तो देख ही सकते हैं जो नए भावबोध और जीवन दृष्टि को लेकर सामने आ रहे हैं। धूमिल की कविता प्रौढ़ शिक्षा में के प्रयुक्त प्रतीक आशा और संघर्ष को व्यक्त करते हैं। लालटेन की लो जरा और तेज करो, उसे यहाँ पेड़ में घड़ी हुई कील से लटका दो। हाँ अब ठीक है, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर वह शब्द बतलाना चाहूँगा जिसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है।
धूमिल ने जिसे शब्दों से नए परिचय की संज्ञा दी है, वही हमें 8वें-9वें दशक की कविता में दिखाई देता है। समकालीन कविता की एक और विशेषता है कविता में व्यक्तिवाचक नामों का प्रयोग। नागार्जुन, त्रिलोचन, रघुवीर सहाय और अब नए युवा कवि भी कविता में ऐसे व्यक्तिवाचक नामों का प्रयोग करने लगे हैं जो आम आदमी के प्रतिनिधि रूप में कविता में उपस्थित होते हैं। समकालीन हिंदी कविता की विविधता और कलात्मक संपन्नता हिंदी काव्य परंपरा को और समृद्ध बनाएगी। मित्रों, अब हम समकालीन कविता के प्रमुख कवि के बारे में जानते हैं। तो पहले कवि हैं जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश चतुर्वेदी अकविता के प्रवर्तक भी माने जा सकते हैं। कविता में निषेधवादी प्रवृत्ति का प्रबल आग्रह उनकी कविताओं में रहा है। प्रारंभ, विजय, इतिहास हंता, निषेध और डूबते इतिहास की गवाह में संकलित अधिकांश कविताएं अकविता की निषेधवादी, पराजयवादी भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी कविताओं में जो टूटे और पराजित व्यक्ति की मनोदशा को व्यक्त करते हैं। राजकमल चौधरी की कविता पर लिखते हुए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा था, स्त्री, मृत्यु और स्वाधीनता। राजकमल की कविता के 3 बुनियादी सरोकार हैं। यौन प्रसंग और यौन प्रतीक और बिंब उनकी कविता में अति रंजना की हद तक आते हैं। मृत्यु भी पराजय भावना का ही प्रतिनिधित्व करती है, परंतु स्वाधीनता की आकांक्षा राजकमल को कविता के दायरे से बाहर लाती है और उन्हें अपने समय का एक महत्वपूर्ण कवि बनाती है। कंकावती राजकमल की विवादास्पद कविता है, तो मुक्ति प्रसंग उनकी सर्जनात्मक ऊर्जा का उत्कर्ष है। तीसरे कवि है धूमिल। धूमिल की भी राजकमल चौधरी की तरह अल्पायु में मृत्यु हो गई। धूमिल की कविता 7वें दशक के युवा वर्ग के आक्रोश और विक्षुब्धता का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी कविता में अपने परिवेश में व्याप्त मूल्यहीनता, ढोंग, पाखंड और अमानवीय स्वार्थपरता का निर्मम भंडाफोड़ किया है। उनकी लंबी कविता पटकथा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। सौमित्र मोहन अकविता दौर के महत्वपूर्ण कवि हैं तथा 7वें दशक की कविता में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रयोग कर उन्होंने पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। लुकमान अली 7वें दशक की बहुचर्चित लंबी कविता रही है, जिसमें घृणा, वितृष्णा, रतिक्रीड़ा और आध्यात्मिक अभिसंधियों के विरुद्ध आक्रामक काव्यानुभव हरकत करते दिखाई देते हैं। सौमित्र मोहन के प्रमुख काव्य संग्रह है चाकू, दूसरा है चाकू से खेलते हुए और लुकमान अली तथा अन्य कविताएं
निषेध में भी उनकी कविताएं संकलित हैं। अगले कवि है लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी अकविता से जनवादी कविता की ओर संक्रमण करने वाले प्रमुख कवि हैं। जनवाद की ओर उन्मुक्त होने पर भी उन पर अकविता का असर बना रहा। उनकी कविता का संसार भी वही है जो इस दौर के कवियों का रहा है, परंतु संवेदना के धरातल पर उनकी कविताएं अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाती। उनके प्रमुख काव्य संग्रह है नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी और घबराए हुए शब्द। बलदेव खटीक उनकी प्रसिद्ध लंबी कविता है। नवगीत और जनवादी गीत परंपरा ने भी कई महत्वपूर्ण कवि दिए। नवगीत ने शंभुनाथ सिंह, वीरेंद्र मिश्र, रविंद्र भ्रमर, ओम प्रभाकर, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, उमाकांत मालवीय आदि प्रमुख है। शंभुनाथ सिंह जनवादी गीतकारों में सबसे उल्लेखनीय नाम है। रमेश रंजक के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कवि है हरीश भादाणी, कांति मोहन, अश्वघोष, माहेश्वर तिवारी, गोरख पांडे, नचिकेता, ब्रजमोहन, रामकुमार कृषक, पुरुषोत्तम प्रतीक आदि। रमेश रंजक ने गीतों में नए नए प्रयोग भी किए हैं। कथ्य, भाषा, भाव, राग और स्वर सभी दृष्टियों उनके गीत पूर्णता का एकाकार करते हैं। लोक गीतों का शिल्पगत प्रयोग तो उनका अनूठा है। उनके गीत संग्रह है किरण के पाव, हरापन नहीं टूटेगा, गीत विहग उतरा, मिट्टी बोलती है तथा इतिहास द्वारा लिखो। 7वें-8वें दशक में कई कवियों ने अपनी रचनात्मक ऊर्जा द्वारा हिंदी कविता को समृद्ध किया। इनमें नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री आदि प्रगतिशील कवि, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, प्रयाग शुक्ल आदि नई कविता दौर के कवि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त 7वें-8वें दशक में अपना लेखन शुरू करने वाले कवि भी हैं, जिनमें अशोक बाजपेयी जी, विष्णु खरे, कमलेश, गिरधर राठी, विनोद कुमार शुक्ल, चंद्रकांत देवताले, कुमार विकल, ज्ञानेंद्र प्रति, मंगलेश डबराल, इब्बार रब्बी, श्रीराम वर्मा, सोमदत्त, ऋतुराज, राजेश जोशी, मनमोहन, विष्णु नागर, असद जैदी, अरुण कुमल, उदय प्रकाश, आलोक धनवा आदि प्रमुख हैं। अशोक बाजपेयी। समकालीन हिंदी कविता में अशोक बाजपेयी एक महत्वपूर्ण नाम है। इनकी कविता पर न तो साठोत्तरी कविता की निषेधवादी प्रवृत्तियों का प्रभाव है और न ही प्रगतिशील जनवादी कविता का। अशोक बाजपेयी मूलतः निजी अनुभवों के कवि हैं। इन अनुभवों में जीवन के राग विराग व्यक्त हुए हैं। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं शहर की अब भी संभालना है और एक पतंग अनंत में। कुमार विकल पर आरंभ में अकविता का असर रहा, परंतु बाद में वे जीवन के वैविध्यमय यथार्थ को
व्यक्त करने की ओर प्रवृत्त हुए। कुमार विकल की कविताओं में आम आदमी के जीवन संघर्ष की संवेदनशील तस्वीर मिलती है, जिसमें बड़बोलापन नहीं है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है। अब देखते हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल की कविता पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने लिखा है कि मंगलेश डबराल की कविता में दुख और थकान के, उदासी और निराशा के अनुभव अनेक रूपों में मौजूद हैं, पर मंगलेश उन कवियों में नहीं है जो एक तरह के आत्ममोह के रंग में इन अनुभवों को ग्रहण करते हैं। इनके पीछे जो ठोस सामाजिक कारण तर्क काम कर रहे हैं, मंगलेश उनके प्रति भी अधिक सूक्ष्म स्तर पर समीक्षाशील दिखाई देते हैं। मंगलेश डबराल के अब तक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता। अब देखते हैं असद जैदी। असद जैदी 8वें दशक के समय समर्थ कवियों में से है। इनकी कविताओं में कस्बे, निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभव से लेकर महानगर की कठोर स्थितियों तक के चित्र मिलते हैं। बहने उनकी प्रसिद्ध कविता है, जिसमें स्त्रियों की करुण सामाजिक स्थिति के द्वारा उनके जीवन यथार्थ का सूक्ष्म अवलोकन किया गया है। उनके अब तक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, बहने तथा अन्य कविताएं और कविता का जीवन। इब्बार रबी। इब्बार रबी की कविताओं का संसार मध्य वर्ग का है, परंतु उनकी खास विशेषता है व्यक्तिगत अनुभवों को सार्वजनिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करना। वे किसी रूढ़ और प्रचलित मुहावरों में अपनी कविता को नहीं बांधते, बल्कि अत्यंत सरल और अप्रचलित ढंग से अपनी बात कह जाते हैं। उनके प्रमुख संग्रह हैं घोषणा पत्र और लोकबाग आदि। मित्रों, आज हमने समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं और समकालीन कविता के प्रमुख कवियों के बारे में जाना। अगले लेक्चर में हम एक नई इकाई के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः